हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों जहांगीर के बारे में पढ़ा और जहांगीर के बहुत सारे पुत्र होते हैं। उन्हीं में से एक पुत्र होता है खुर्रम, जो कि आगे चल करके शाहजहां के नाम से जाना जाता है और मुगल वंश की गद्दी पे आगे चल के वह बैठता है। तो चलिए आज शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां का जो शासनकाल का पूरा पीरियड रहा है वह 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक मुगल काल के जो गद्दी है उस पे बैठते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं शाहजहां के बारे में। पहले इनके परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं, इनके बेसिक जानकारी कुछ जान लेते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। तो शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में होता है। इनका बचपन का नाम हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इनका बचपन का नाम खुर्रम रहता है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि शाहजहां के बचपन का जो नाम था वह खुर्रम था। कहा जाता है कि जब यह अपने पिता के शासनकाल के दौरान जब जहांगीर इन्हें अहमदनगर के क्षेत्रों पर अभियान करने के लिए भेजते हैं, आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, तो कहा जाता है कि खुर्रम के द्वारा अहमदनगर का जो क्षेत्र रहता है वह जीत लिया जाता है और इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि अहमदनगर को जीतने के उपलक्ष्य में खुर्रम को उसके पिता जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है कि इनका राज्याभिषेक जो है 4 फरवरी 1628 ईस्वी को होता है। तो इनकी राज्याभिषेक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इनके राज्याभिषेक के डेट को भी आप याद रखिएगा। इनकी पत्नी जो रहती है वह अर्जुमंद बानो बेगम रहती है, जिनको कि आगे चल के मुमताज महल के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के लिए शाहजहां के द्वारा मुमताज महल, जिसे कि ताजमहल के नाम से या मुमताज महल भी कह सकते हैं आप, उनके नाम से जाना जाता है। तो ताजमहल का जो निर्माण है यही अपनी पत्नी जो अर्जुमंद बानो बेगम रहती है उन्हीं की याद में शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। तो उनके बारे में हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। तो इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम रहती है, जो कि यह आसफ खां की पुत्री रहती है। इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में, जहांगीर वाले वीडियो में हम लोगों को पढ़ा कि जहांगीर की जो पत्नी रहती है नूरजहां, और उसी का नूरजहां का भाई रहता है आसफ खां, और वही आसफ खां की पुत्री रहती है अर्जुमंद बानो बेगम, और इसी अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां की शादी होती है। तो जो आसफ खां रहता है वह शाहजहां का ससुर होता है। तो कहा जाता है अर्जुमंद बानो बेगम के बारे में कि अर्जुमंद बेगम बानो ने बारी बारी से करके लगभग 14 संतान को जन्म दिया था। कहा जाता है इनके बारे में कि 14वें संतान को जन्म देते हुए अर्जुमंद बानो बेगम की प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती है। ये तो 14 संतानों को जन्म देती है, लेकिन इनमें से केवल 7 संतान ही जीवित रह पाते हैं। तो आइए उन 7 संतानों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनके 7 संतान कौन कौन थे, जिनमें से 4 पुत्र तथा 3 पुत्री जीवित बचते हैं। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र जो होता है वह दारा सिको होता है और सबसे जो बड़ी बेटी होती है वह जहां आरा होती है। तो आप याद रखिएगा ये दारा सिको जो रहते हैं, यह इनका जो झुकाव रहता है वह सहिष्णुता के तरफ ज़्यादा होता है। यह हिंदू देवी देवताओं में ज़्यादा मान्यता रखते हैं और हिंदू धर्म के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव होता है, और इन्हीं की सहयोगी रहती है इनकी बहन जहां आरा। इसीलिए जहां आरा का भी झुकाव जो है वह हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि दारा सिको का झुकाव जो है वह हिंदू धर्म के तरफ ज़्यादा था। उसके अगले पुत्र जो हैं वह औरंगजेब रहते हैं, जो कि आगे चल करके मुगल वंश के अगले शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं। तो औरंगजेब उसके दूसरे पुत्र रहते हैं और इसकी सहयोगी जो बहन रहती है वह रहती है रोशन आरा। और अगर अगले पुत्र की बात की जाए तो मुराद बख्श रहते हैं तथा
पुत्री की अगर बात किया जाए तो गौहन आरा रहती है। यह गौहन आरा जो रहती है मुराद बख्श के सहयोगी रहती है, और जो सबसे लास्ट पुत्र होते हैं, सबसे छोटे पुत्र, वह होते हैं शाह शुजा। तो इनके पुत्रों के क्रम को भी आप याद रखिएगा। इनके पुत्रों के क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शाहजहां के पुत्र नहीं थे। तो अगर इनके सभी पुत्रों का नाम याद होगा तो उस प्रश्न को हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो पुत्र उनके रहते हैं दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श तथा शाह शुजा। और पुत्री जो रहती है जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। तो इनके 4 पुत्र तथा 3 पुत्रियां जो है जीवित बचती है। फिर अगर इनके प्रारंभिक संघर्ष के बारे में बात किया जाए, जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो जहांगीर के कई पुत्र रहते हैं। सभी पुत्रों में गद्दी को लेकर जो है बहुत ही घमासान युद्ध चलता है, बहुत ही अनबन चलती है। तो आइए इनके प्रारंभिक जीवन में क्या क्या कठिनाई रही है उन्हें देखते हैं कि किस तरह से अपने प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयों को झेलते हुए शाहजहां जो है मुगल वंश के गद्दी पे बैठते हैं। कहा जाता है कि राजा बनने से पहले इन्होंने अहमदनगर तथा मेवाड़ के क्षेत्रों को जीत लिया था। जिस समय इनके पिता जो हैं इनको अभियान पे भेजते हैं, उसी समय जो है यह मेवाड़ और अहमदनगर के क्षेत्रों को जीत लेते हैं। और इसी अहमदनगर के क्षेत्रों के विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जो है उनके पिता के द्वारा दी जाती है। कहा जाता है कि 1623 ईस्वी में जहांगीर के मृत्यु के बाद विद्रोह हो जाता है। उनके साम्राज्य में सभी को लालच रहता है उनके पुत्र को कि गद्दी हमें प्राप्त हो, और इसके कारण जो है वहाँ विद्रोह हो जाता है। और कहा जाता है कि कुछ चापलूस दरबारी जो रहते हैं उनके दरबार में, उनके द्वारा जो खुसरो रहते हैं उनका पुत्र, जो कि सबसे पहले अपने पिता के प्रति, जहांगीर के प्रति जो है खुसरो के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया जाता है। और उस वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि खुसरो को फिर जहांगीर के द्वारा अंधा करके कैद खाने में कैद कर दिया जाता है, और वहीं जो है खुर्रम की साजिश से इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो इसी खुसरो का पुत्र रहता है दाबर बख्श। दरबारियों के द्वारा मिलकर के दाबर बख्श को जो है वहां का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो उनका भाई एक रहता है शहरयार, वह भी खुद को लाहौर के क्षेत्र का जो है बादशाह घोषित कर लेता है। तो इसमें इस समय जब सभी को गद्दी का होड़ था, सभी गद्दी प्राप्त करना चाह रहे थे, तो जहां लाहौर के क्षेत्रों में शहरयार अपने आप को राजा घोषित कर लेता है, तो वहीं आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में दाबर बख्श को दरबारियों के द्वारा मिलकर के राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन शाहजहां के कहने पर उनके जो ससुर रहते हैं आसफ खां, उनके द्वारा जितने भी राजकुमार होते हैं सभी की हत्या करवा दी जाती है, तथा जो भी उत्तराधिकारी के लायक होते हैं उनकी हत्या करवा दी जाती है। तो शाहजहां के आज्ञा के अनुसार, शाहजहां के आदेश के अनुसार उनके ससुर आसफ खां के द्वारा सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद शाहजहां की जो गद्दी पे बैठने का रास्ता रहता है, जो मार्ग रहता है, वह आसानी से खुल जाता है। और कहा जाता है कि 4 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है। और कहा जाता है कि आसफ खां जो इनके ससुर होते हैं उनको 7000 जात और सवार के साथ वजीर के पद पर शाहजहां के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो आसफ खां को वजीर के पद पर शाहजहां के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जो है शाहजहां को बहुत सारी कठिनाइयां झेलना पड़ती है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से सबसे पहले जो है बुंदेलखंड और दक्षिण के विद्रोह का जो है उनको सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड और दक्षिण के क्षेत्रों के जो शासक रहते हैं वह इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस विद्रोह को उनके द्वारा दबा दिया जाता है और उन शासकों को परास्त कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि 1632 ईस्वी में फिर इनके प्रति जो है हुगली के क्षेत्रों में पुर्तगालियों के द्वारा जो है विद्रोह कर दिया जाता है। पुर्तगाली जो है उदंडता मचाने लगते हैं हुगली के क्षेत्रों में। तो फिर कहा जाता है कि शाहजहां फिर जाते हैं वहां पे और फिर पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ करके भगाते हैं और फिर हुगली के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार
जमा लेते हैं। तो 1632 में एक विद्रोह जो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था वह भी देखने को मिलता है। फिर अगर इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किन किन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य का विस्तार किया है, आइए उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने अहमदनगर तथा मेवाड़ के क्षेत्रों को तो पहले ही जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद जब जहांगीर फिर से उन्हें छोड़ देते हैं तो कहा जाता है कि फिर से शाहजहां के द्वारा अहमदनगर पे आक्रमण किया जाता है और पुनः 1629 ईस्वी में अहमदनगर को पूर्णतः जीत लिया जाता है इनके द्वारा और मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 1629 में फिर से आक्रमण करके अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। फिर कहा जाता है कि 1636 ईस्वी में गोलकुंडा तथा बीजापुर के क्षेत्रों पर इनके द्वारा अभियान चलाया जाता है और जब 1636 ईस्वी में गोलकुंडा और बीजापुर के क्षेत्रों पर ये अभियान चलाते हैं तो वहाँ के शासकों के द्वारा युद्ध न लड़ करके इनसे संधि कर ली जाती है और कहा जाता है कि यह संधि कर लेते हैं और इसी संधि में मीर जुमला नाम के एक सूबेदार होते हैं, गोलकुंडा के क्षेत्रों के ही एक सूबेदार होते हैं मीर जुमला, जिन्हें कि मोहम्मद सईद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है कि मीर जुमला को कौन अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें मोहम्मद सईद के नाम से भी जाना जाता था। तो मीर जुमला के द्वारा ही शाहजहां को कहा जाता है कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा जो है भेंट के रूप में दिया गया था। तो कोहिनूर हीरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोहिनूर हीरा का कहानी इस तरह का है, कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खान से सबसे पहले मिला था। यह कुछ दिनों तक मुगल बादशाहों के पास रहा, उसके बाद कहा जाता है फिर अंग्रेजों का धीरे धीरे आगमन चूंकि शुरू हो जाता है इन्हीं के शासनकाल के दौरान, तो फिर यह जो कोहिनूर हीरा है वह अंग्रेजों के पास चला जाता है और कहा जाता है कि फिर विक्टोरिया को दिया जाता है, महारानी विक्टोरिया को, और कहा जाता है महारानी विक्टोरिया जो है अपने ताज में कोहिनूर हीरा को जड़वा लेते हैं और आजकल जो है कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा का कहानी यह था। तो कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को मीर जुमला के द्वारा उपहार के रूप में भेंट किया जाता है, जिसका कि नाम मोहम्मद सईद भी रहता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कहा जाता है कि जब शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला के द्वारा दिया जाता है तो जब शाहजहां एक सिंहासन बनाते हैं जिसे कि मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, उस सिंहासन में कोहिनूर हीरा को यह जड़वाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था और उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा को जड़वाया गया था। फिर कहा जाता है कि जब गोलकुंडा और बीजापुर के क्षेत्रों पर अभियान करने के दौरान जब वहां के शासकों के द्वारा संधि कर लिया जाता है तब फिर वह कंधार के क्षेत्रों पर भी अभियान करते हैं और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में मुगलों और ईरानियों के बीच जो है बराबर अनबन होते रहती थी। चूंकि भारत के जो सिंध प्रांत का क्षेत्र था, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो ईरानियों और मुगल शासकों के बीच जो है बराबर टकराव चलते रहता था। चूंकि भारत में प्रवेश का जो क्षेत्र था वह उसी क्षेत्र से कोई दूसरा व्यक्ति जो है भारत में आ सकता था, इसीलिए मुगल शासक चाहते थे कि कोई अन्य व्यक्ति न आए और हमारे साम्राज्य में दखल न दे, तो इसीलिए उस क्षेत्र को लेकर बराबर ईरानियों और मुगल शासकों में अनबन चलते आई है शुरू से। कहा जाता है कि 1622 ईस्वी में फारस ने इसे जीत लिया था, मतलब ईरानियों ने 1622 ईस्वी में मुगल शासकों से उसे जीत लिया था, लेकिन कहा जाता है 1628 ईस्वी में पुनः जो है मुगल शासकों के द्वारा कंधार के क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक 1628 में जीतने के बाद ज़्यादा दिनों तक मुगल शासकों के पास यह नहीं रहता है और फिर से 1648 ईस्वी में ईरानियों के द्वारा कंधार के क्षेत्रों को आज़ाद करवा लिया जाता है और कहा जाता है कि जब 1648 ईस्वी में ईरानियों के द्वारा यह क्षेत्र को कंधार के क्षेत्रों को जीता जाता है तो उसके बाद कभी भी कोई मुगल शासक जो है इस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि 1648 में सदा के लिए जो है जो ईरानी लोग रहते हैं वह कंधार के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब आइए शाहजहां से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। इनसे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इतिहासकार लेन पुल थे और इतिहासकार लेन पुल के द्वारा शाहजहां के जो काल था उसे स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण कला या स्वर्ण युग किसने कहा? तो इतिहासकार लेन पुल के द्वारा कहा गया था। कहा जाता है कि इनके द्वारा कई सारी इमारतें की निर्माण करवाई जाती है। उनमें से ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम तथा आगरा का मोती मस्जिद जो है वह प्रमुख है। कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण जो है यह अपनी पत्नी से चूंकि बहुत ही प्रेम करते थे, जो इनकी पत्नी रहती है अर्जुबंद बानो बेगम, जिन्हें कि मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां के द्वारा इन्हीं की याद में एक प्यार की निशानी के रूप में ताजमहल का निर्माण जो है कराया जाता है। कहा जाता है कि 1631 ईस्वी में अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु होती है और 1632 ईस्वी उसके अगले साल से ही शाहजहां ताजमहल के निर्माण कार्य को शुरू कर देते हैं। 1632 ईस्वी से ताजमहल बनना प्रारंभ होता है और 1653 ईस्वी में यह बनकर तैयार होता है। कहा जाता है कि लगभग 21 वर्षों का समय जो है लगा था। इसमें करीब 25,000 कारीगर जो है काम किए थे। तो ताजमहल जो है अपनी जो बीवी रहती है, अपनी प्रिय बेगम रहती है उनकी, मुमताज महल, उन्हीं की याद में शाहजहां के द्वारा बनवाया जाता है। दिल्ली का लाल किला भी इनके द्वारा बनवाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया गया इनके द्वारा, दीवाने खास, दीवाने आम तथा आगरा का मोती मस्जिद भी बनवाया गया है। तो इन सारे नामों को भी आप याद रखिएगा, यह सब भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाकर पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल का जो निर्माण है उनके उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी के नेतृत्व में किया गया था। ये उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल के मुख्य कलाकार थे। उन्हीं के कलाकारी के वजह से जो है ताजमहल का निर्माण कार्य संभव हो पाया था। तो इनके नाम को भी आप याद रखिएगा, उस्ताद ईसा तथा अहमद लाहौरी। कहा जाता है ताजमहल के बारे में कि ताजमहल जो है भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया के कला का मिश्रण था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ताजमहल जो है वह भारत, मध्य एशिया तथा ईरानी जो कला था उन सभी कलाओं को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां के दरबार में कई संगीतज्ञ रहते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख संगीतज्ञ हैं जिनके नाम को आप याद रखिएगा। लाल खां उनके दरबार के बहुत ही प्रचलित संगीतकार रहते हैं, जिन्हें कि उन्होंने गुण समंदर की उपाधि भी दी थी। तो लाल खां को शाहजहां के द्वारा गुण समंदर की उपाधि दी गई है। और उनके दरबार में एक प्रमुख चित्रकार रहते थे जो कि मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम, दो चित्रकार इनके दरबार में प्रमुख थे, जो कि चित्रकला के विद्या में बहुत ही निपुण थे। बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो है इनके द्वारा बनाया जाता था। तो इनके नाम को भी आप याद रखिएगा, मोहम्मद फ़कीर तथा मीर हासिम, इन दोनों के नाम को भी आप याद रखिएगा। और कहा जाता है कि शाहजहां के द्वारा अपने जनता के भलाई के लिए कई अन्य अच्छे कदम भी उठाए जाते हैं। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां के द्वारा सिजदा एवं पैबोस प्रथा तथा तीर्थ कर को बंद करवा दिया जाता है। इसके पहले जो जहांगीर इनके पिता रहते हैं उनके द्वारा जहां सिजदा एवं पैबोस प्रथा को शुरू किया जाता है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा के बारे में हम लोग पढ़ा था। सबसे पहले जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। इस प्रथा में होता यह था कि जो भी राजा के दरबार में आता था, पहले उसके राजा के दरबार में आते ही उसे अपने घुटने के बल बैठ जाना पड़ता था और फिर कहा जाता है कि फिर वह राजा के पास जाकर घुटने के बल बैठकर उनके पैर को चूमता था। यानी कि सिजदा का मतलब था कि दरबार में आते ही सर झुकाना और फिर राजा के पास जाने के बाद घुटने के बल बैठकर उनके पैर चूमना। तो यह सिजदा एवं पैबोस प्रथा का जो है समाप्ति कर देते हैं और तीर्थ कर को भी समाप्त कर देते हैं। कहा जाता है
कि 1658-59 ईस्वी में 1658-59 ईस्वी का जो दौर रहा है, उस दौर में उत्तराधिकार का युद्ध जो है देखने को मिलता है। क्योंकि जब एक बार पता चलता है इनके पुत्रों को कि शाहजहां की तबीयत अच्छी नहीं है, और यह खबर जब उनके पुत्रों के द्वारा सुना जाता है कि उनके पिता बीमार हैं और मरने वाले हैं, तो उनके पुत्रों में ही उत्तराधिकार को लेकर गद्दी को प्राप्त करने की होड़ मच जाती है, और उन सभी में युद्ध छिड़ जाता है और आपस में ही वह गद्दी के लिए युद्ध करने लगते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध को आप याद रखिएगा। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा युद्ध हुआ और किस युद्ध में कौन विजयी हुए। कहा जाता है इस उत्तराधिकार के युद्ध में, कहा जाता है बहादुरपुर का युद्ध जो है सबसे पहले 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं शाह शुजा के द्वारा लड़ा जाता है। और कहा जाता है कि दारा ने इस युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर दिया था, और दारा जो है इस युद्ध को जीत लेते हैं। फिर कहा जाता है कि अगला जो युद्ध होता है वह घरमट का युद्ध होता है। तो यह भी युद्ध इंपॉर्टेंट है, यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि घरमट का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा जाता है। और इस युद्ध में दारा को जो है औरंगजेब हरा देते हैं, और औरंगजेब जो है फिर पूरे साम्राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। और कहा जाता है कि फिर से सामूगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है दारा और औरंगजेब के बीच, लेकिन इस बार भी औरंगजेब जो है दारा शिकोह को हरा देते हैं, और दारा को इस युद्ध में भी हारना पड़ता है। फिर अंतिम युद्ध दारा के साथ लड़ते हैं, देवराई का युद्ध, और इस युद्ध में जो है दारा की मृत्यु औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। और इस प्रकार से औरंगजेब जो है वह पूरे साम्राज्य के शासक के रूप में उभर कर आते हैं। कहा जाता है कि जब वह अपने भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर जीत लेते हैं औरंगजेब, तो कहा जाता है कि 1658 ईस्वी में शाहजहां को कैद करके यह बंदी बना लेते हैं और आगरा में ही यह कैद करवा देते हैं। और कहा जाता है कि इसको ऐसे जगह इनको कैद करवाया जाता है जहां से कि ताजमहल जो बनवाए थे शाहजहां वह इन्हें दिखता था। और कहा जाता है कि 1658 से 66 ईस्वी तक इसी ताजमहल को निहारते निहारते जो है शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, और शाहजहां को फिर वही आगरा में ताजमहल में ही उनके पत्नी के बगल में दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार शाहजहां का जो है पूरा शासनकाल का दौर समाप्त हो जाता है, और अगले शासक के रूप में उनके पुत्र जो रहते हैं औरंगजेब, वह जो है गद्दी पे बैठते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने शाहजहां के बारे में इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बारी बारी से पढ़ने का प्रयास किया। तो आशा करते होंगे दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग औरंगजेब के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।